गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बाल श्रम आपके निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में किस प्रकार से बाधक बनता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल श्रम का अर्थ एवं परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं हम बाल श्रम। तो कह सकते हैं बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु के 14 वर्ष पूरे होने से पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या कह सकते हैं बिना मजदूरी के काम करना अगर शुरू कर दिया है तो ये आपका बाल मजदूरी या बाल श्रम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी हुई हैं। जैसे देख सकते हैं कि 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बालकों द्वारा, यानी 14 जब तक बच्चा 14 वर्ष का नहीं हो जाता, जैसे हमारे भारतवर्ष में या जो हमारा संविधान है उसमें ये अधिनियम है कि अगर बच्चा 14 वर्ष का नहीं हो जाता है उसके बाद क्या है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए या अन्य किसी वजह से मजदूरी कर सकता है। लेकिन 14 वर्ष के पहले अगर बच्चा मजदूरी करना शुरू करता है, किसी से मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के किसी व्यक्ति के पास काम कर रहा है, तो वो आपका बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग जगह, चाहे वो कारखाने हो या अलग जोखिमपूर्ण जगह हो, तो वो अगर वहाँ पर बच्चा काम कर रहा है तो वो बाल श्रम कहलाता है। फिर देख सकते हैं कि भारतीय जनगणना में दी गई परिभाषा के अनुसार एक बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा शारीरिक करने में लगाता है तथा 14 वर्ष से कम आयु का होता है। यानी जो आपका बच्चा है, मेन चीज़ क्या है कि अगर बच्चा 14 वर्ष से पहले कहीं पर भी काम कर रहा है यानी तो वो क्या है आपका बाल श्रम या बाल श्रमिक के अंतर्गत आता है। फिर हम देख सकते हैं कि बाल श्रमिकों की समस्या क्या है कि जिसकी वजह से वो बाल श्रम करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा की समस्या, कह सकते हैं कि शिक्षा की उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं है कि किस प्रकार से शिक्षित होना ज़रूरी है, उनको उसके लिए वो जागरूक नहीं है। तो कह सकते हैं बाल श्रमिकों की सबसे पहली समस्या आपकी शिक्षा की समस्या है। फिर कह सकते हैं स्वास्थ्य समस्या, यानी आपके जो बाल श्रमिक हैं उनको पूर्ण भोजन नहीं मिलता है। पूर्ण भोजन या कह सकते हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये सब चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। तो कह सकते हैं उनसे स्वास्थ्य की भी समस्या उत्पन्न होती हैं। फिर कह सकते हैं आर्थिक समस्या, यानी बाल श्रमिकों की एक मेन कह सकते हैं समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है, जिसकी वजह से बच्चे किसी भी व्यक्ति के पास बाल मजदूरी करने के लिए पाबंदित हो जाते हैं। फिर कह सकते हैं भावनात्मक व मानसिक शोषण, यानी किस प्रकार से एक बच्चे भावनात्मक रूप से या उनका मानसिक शोषण भी किया जाता है जिस भी व्यक्ति के यहाँ वो बाल मजदूरी करते हैं, क्योंकि बच्चा 14 वर्ष की आयु से कम होता है। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। फिर कह सकते हैं अपराधी व्यवहार, यानी हम जितने भी बाल श्रमिक होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो भावनात्मक या मानसिक रूप से उतना ज़्यादा परिपूर्ण या विकसित नहीं होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे गलत संगति में पढ़कर कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों को भी अपनाने लगते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि एक बाल श्रमिकों की समस्या में आता है। फिर अगर हम बात करें कि बाल श्रम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन थी उसमें किस प्रकार से बाधक है। तो पहला निर्धनता, यानी किस वजह से बच्चा आप अपनी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं लेता है, क्योंकि परिवार में क्या है निर्धनता है। तो बच्चा क्या करता है कि किस प्रकार से अधिक धन कमाने के लिए जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों को किसी व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करने के लिए लगा देते हैं। तो ये भी एक समस्या कह सकते हैं। फिर अगर कह सकते हैं पारिवारिक दशाएँ, अगर पारिवारिक दशाएं अच्छी नहीं हैं, बहुत गरीब है परिवार, तो भी क्या है बच्चे को बाल श्रमिक बनना पड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करने के लिए वो विवश होता है। थर्ड कह सकते हैं अशिक्षा, यानी परिवार में अगर अशिक्षा का माहौल है, लोग शिक्षित नहीं हैं, तो कह सकते हैं शिक्षा का, क्योंकि अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम एक सर्वांगीण हमारा विकास होता है, बौद्धिक उपलब्धि हमारी होती है। तो अशिक्षा का भी एक कारण है कि जिसकी वजह से बाल श्रम में आपके निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाधित होती है। फिर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से बाल श्रम को हम रोक सकते हैं या उसके हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बाल श्रम से जुड़े बच्चों के माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जागरूक और उत्तरदायित्व बनाया जाना आवश्यक है। यानी किस प्रकार से जो बाल श्रम
करते हैं बच्चे, उनके माता पिता भी क्योंकि अशिक्षित होते हैं, तो उनको सबसे पहला शिक्षित करना और उनको जागरूक करना कि किस प्रकार से बाल श्रम एक अपराध है और उनको इस चीज़ के लिए उत्तरदायीपूर्ण से समझाना, ये एक उपाय कर सकते हैं। फिर कह सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग विज्ञापन या प्रचारों के माध्यम से जो भी, चाहे वो गांव के क्षेत्र हैं या आपके रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जागरूकता रैलियाँ निकालना या उनका प्रचार करना कि किस प्रकार से बाल श्रम करना एक किस अनिवार्य और फ्री या कह सकते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चा नहीं ले पा रहा है तो किस प्रकार से वो अपराध की श्रेणी में आता है। उन चीज़ों के लिए भी लोगों को जानना कि किस प्रकार से ये चीज़ें बुराई हैं और अच्छी चीज़ों के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सकता है। फिर कह सकते हैं कि ऐसे बाल श्रमिक जो निराश्रित हैं उनके लिए अलग अलग आश्रमों की स्थापना करके उनकी स्थिति को सुधारक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी जैसे कि बाल श्रम, क्यों बच्चा बाल श्रम के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि निर्धनता या पारिवारिक दशाएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके ऐसे लोग हैं या परिवार हैं निराश्रित है तो उनके लिए आश्रमों की व्यवस्था करना, जिससे क्या है क्योंकि दशाएं अगर सही होंगी तो फिर क्या है वो बच्चे को अपने पढ़ने लिखने के लिए भी भेजेंगे या अन्य कामों के लिए नहीं भेजेंगे। फिर कह सकते हैं बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता, यानी किस प्रकार से जो बाल श्रम के लिए कानून बनाए गए हैं उनको प्रभावी तरीके से उनका क्रियान्वयन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे से क्रियान्वित नहीं होंगे तो बाल श्रम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा की। जनसंख्या शिक्षा यानी आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या शिक्षा, या हम कह सकते हैं जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या की आपकी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, जनसंख्या की विशेषताएं या जनसंख्या वृद्धि से होने वाले आपके समस्याएं, उन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आपकी जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें कि जनसंख्या शिक्षा को मानव जनसंख्या की प्रकृति एवं जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक एवं मानवीय प्रभावों को जानने की अध्ययन विधियों का विश्वसनीय ज्ञान या सीखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जनसंख्या शिक्षा को मानव की जनसंख्या की क्या प्रवृत्ति है या किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है या उनकी दशाएं क्या हैं या उनसे होने वाली समस्याएं क्या हैं, जब इन सभी चीज़ों का सम्मिलित रूप से एक साथ हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारा जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जनसंख्या शिक्षा की, या हम बात करें जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, यानी अगर इन चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जाती है तो उसका एम क्या है, तो कह सकते हैं छात्र छात्राओं को जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया व उसके कारणों का ज्ञान प्रदान करना। यानी आपके अगर सिलेबस में जनसंख्या शिक्षा दी जाती है तो कह सकते हैं उससे क्या है छात्र और छात्राएं समझ सकेंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रक्रियाएं हैं और उनके क्या कारण होते हैं, उन चीज़ों को जान सकते हैं। फिर पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं या उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में हम जनसंख्या शिक्षा के द्वारा जान सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन पर जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले कुप्रभावों से छात्र छात्राओं को परिचित कराना। यानी किस प्रकार से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र है उस पर आर्थिक या हम कह सकते हैं सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी इसके द्वारा हम जान सकते हैं। फिर किस प्रकार से जो छोटे परिवार होते हैं या लघु परिवार होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि छोटे परिवार क्या होते हैं जिसमें बच्चे आपके कम होते हैं, तो माता पिता क्या कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी अपनाने का प्रयास कर सकें। इन चीज़ों के बारे में भी तो छात्र छात्राओं में देश की जनसंख्या नीति तथा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना। यानी जनसंख्या शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं को ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम हैं या क्या उनके दुष्परिणाम हैं या उनसे संबंधित कौन से कानून बनाए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हम जनसंख्या शिक्षा के द्वारा बता सकते हैं।
फिर अगर हम बात करें कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता व महत्व, क्या क्यों ज़रूरी है जनसंख्या शिक्षा की को देना, तो कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में आपके जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको विकसित करना कि किस प्रकार से उनके समाज का कैसा प्रारूप हो, तो उसके लिए वे खुद से निर्णय ले सकते हैं, चीज़ों को जानेंगे, अगर समझेंगे तो कह सकते हैं कि वे एक अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं। तो इसलिए भी आपके जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। फिर कह सकते हैं उन्नत मानव जीवन को सुनिश्चित करना, यानी जब जनसंख्या के हम दुष्परिणामों को समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जब उन चीज़ों के लिए हम जागरूक होंगे तो अपने समाज को एक उन्नत दिशा हम दे सकते हैं। फिर कह सकते हैं सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यानी जनसंख्या शिक्षा का और क्या महत्व है कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी प्रदान करना। फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना। जनसंख्या शिक्षा का और क्या महत्व कह सकते हैं, किस प्रकार से जो प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है तो उसमें भी आपके जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताना या समझाना, ये भी अच्छी चीज़ है। फिर आवास, जल वितरण, स्वच्छता तथा खनिज संसाधनों की कमी से बचना, यानी जब हमें पता होगा कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम हैं, किन किन चीज़ों की हमें भविष्य में कमी हो सकती है और किस कारण से जनसंख्या वृद्धि के कारण से, तो हमें ये समझ में आएगा कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम है कि जो भी जल है या आपके खनिज चीज़ें हैं वे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। तो इसके द्वारा भी क्या है, जनसंख्या शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। फिर मानव जाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करना, जनसंख्या शिक्षा का एक और आवश्यक कह सकते हैं महत्व ये भी है कि छात्र छात्राएं हों, चाहे हम वयस्क लोग हों, चाहे हम प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हों कि किस प्रकार से जो आपकी मानव जाति है इसके अस्तित्व को बनाए रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी हुई तो भी नुकसान है, तो उनको अच्छी प्रकार से सुनिश्चित करना भी या उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करना भी आपके जनसंख्या शिक्षा का एक महत्व है। फिर अगर बात करें जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त अभिवृत्तियों की कमी, यानी अगर हम जनसंख्या शिक्षा की बात करें तो छोटे परिवार, अगर छोटे परिवार की बात करते हैं तो लोग उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं या उनकी गलत विचारधाराएं आने लगती है, तो उसकी अभिवृत्ति में कमी, यानी लोग ये नहीं समझते हैं कि क्यों छोटे परिवार आवश्यक है या जनसंख्या कम होना क्यों आवश्यक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं या उनका जो भी जीवन जीने का तरीका उसको और अच्छा बना सकते हैं, तो इन अभिवृत्तियों की भी कमी होना। फिर जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य वस्तु, यानी स्कूल कॉलेजेस में जनसंख्या शिक्षा के बारे में अगर हम सिलेबस में उन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी पाठ्य वस्तु किस प्रकार से होनी चाहिए वो भी मैटर करती है। अगर वो अच्छी नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते कि बच्चों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में जो उचित जानकारी देनी है वो भी हम देने में असफल हो जाएंगे। देन जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से संबंधित भ्रांतियाँ, यानी लोग जनसंख्या शिक्षा के बारे में अगर बताना चाहता है कोई या उन्हें समझाना चाहता है तो वो उसको अलग गलत तरीके समझते हैं, यानी वो उन्हें रिलेट करते हैं परिवार नियोजन से या अन्य चीज़ों से। तो अगर जनसंख्या शिक्षा से जुड़ी भ्रांतियां हैं, इसीलिए कह सकते हैं जनसंख्या शिक्षा को समझाना या बताने में भी अधिक समस्या आती है। फिर अगर हम बात करें जनसंख्या शिक्षा को सफल बनाने के सुझाव और उपाय, यानी किस प्रकार से जो जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताना चाहते हैं लोग या समझाना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से हम सफल बना सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता पर शिक्षण संस्थाओं व समुदायों में संगोष्ठी आयोजित की जाए। यानी अगर हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या उनके दुष्परिणामों के बारे में बताना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं आपकी, चाहे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या समुदाय हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की संगोष्ठी आयोजित की जाए। फिर कह सकते हैं जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यों में लगे संगठनों के कार्यों को समन्वित कर उपयोगी सुसंगठित कार्यक्रम का विकास करना चाहिए। यानी जो भी लोग आपके जनसंख्या शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं तो उनको किस प्रकार से एक वो गठन बनाए जिसमें क्या हो कि किस प्रकार के लोगों को किस प्रकार से हमें समझाना है, तो अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे क्या कर सकते हैं जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताया जा सकता है। फिर कह सकते हैं समय समय पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाए ताकि कार्यक्रमों की सफलता असफलता के लिए उत्तरदायी कार्यक्रमों को
ज्ञात किया जा सके। यानी समय समय पर जो भी लोग जनसंख्या शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो जो भी कार्यक्रम होते हैं तो उनको अच्छी तरीके से उनको मूल्यांकन किया जाए, यानी ऐसे कौन सी चीज़ें कमी रह गई है जिससे हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में बता सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए उन्हें। फिर जनसंख्या शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाए। यानी अगर हम लोगों को संगोष्ठी करते हैं तो एक हम छोटे लेवल पे वो कर पाएंगे। अगर हम शिक्षा का माध्यम बना लें कि जनसंख्या शिक्षा हमें के बारे में लोगों को बताना है, जागरूक करना है, तो अगर उसका माध्यम शिक्षा हो जाए तो क्या हो सकता है कि हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में लोगों को और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो यानी स्कूल हो, कॉलेजेस हों, उनमें क्या है, पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर कह सकते हैं कि विकासशील जो देश हैं उनसे कंपैरिजन देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम है तो लोगों में जो भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई संबंधी हो, चाहे रिसर्च फील्ड से संबंधी हो, वो चीज़ें कितनी ज़्यादा विकसित हैं। और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या अगर डे बाय डे बढ़ती जाएगी तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं, ये भी चीज़ें क्या है छात्र छात्राओं को या लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए। फिर कह सकते हैं कि इन पर आप चर्चाएं कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बता सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं, या किस प्रकार से शिक्षण करके व वीडियो कैसेट का प्रयोग कर जनसंख्या शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। यानी अलग अलग कार्यक्रम, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कि किस प्रकार से हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जनसंख्या शिक्षा को हम और ज़्यादा अधिक प्रभावी रूप से बता सकते हैं लोगों में, वीडियो कैसेट के द्वारा उनको हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है और उसके जो भी दुष्परिणाम हैं वो भी लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से बाल श्रम आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक बाधक के रूप में कार्य कर रहा है, और जनसंख्या शिक्षा क्या है या उसके दुष्परिणाम क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की। थैंक यू क्लास।